Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। यानी हमें इस बात को डिस्कस करना है कि किस तरह हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं और किस तरह हम उनमें कमी कर रहे हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो हमारे पास एनवायरनमेंट में बेशुमार रिसोर्सेज हैं जो हमारे लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। उन रिसोर्सेज में वाटर शामिल है, एयर शामिल है, फॉसल फ्यूल्स शामिल हैं, सी ओशियंस वगैरह शामिल हैं और बेशुमार रिसोर्सेज हमारे पास हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल हैं जो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम और हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ उन तमाम रिसोर्सेज को ना सिर्फ ख़राब कर रही हैं बल्कि हम उसको इस लेवल पे ले आए हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और उनके ख़त्म होने पर और हमारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिसोर्सेज में कितनी ख़राबी आ चुकी है, जिससे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिग्रेडेशन कहते हैं डिस्ट्रक्शन होना, ख़राबी आना, तबाह होना, ख़राब होना। डिप्लीशन कहते हैं कमी होना, यानी हम अपने रिसोर्सेज को ना सिर्फ ख़राब कर रहे हैं बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर कमी भी आती जा रही है। अगर हम अपने इस प्लैनेट को देखें तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ बेसिकली ये अर्थ सोर्स है बहुत से रिसोर्सेज का, कंटेन मैनी रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली दीज आर द बेसिक नीड्स विच आर essential for life, essential for survival of life। तो लाइफ के रहने के लिए इन रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन रिसोर्सेज को देखें तो ये रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। दे मे बी फिजिकल, दे मे बी बायोलॉजिकल। ये दो तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूं फिज़िकल रिसोर्सेज की तो इसमें मेरे पास वाटर शामिल होगा, इसमें मेरे पास जो है वो सन शामिल हो जाएगा, इसमें मेरे पास जो है वो विंड शामिल हो जाएगी, इसमें मेरे पास जो है वो ऑयल जो है वो नेचुरल गैस जो है फॉसल फ्यूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। और जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल की तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंगी है, चाहे वो अल्जी है, वो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास ये फिज़िकल और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दोनों मिलकर इस एनवायरनमेंट की जो है वो स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व है। बेसिकली हमारी वजह से बेशुमार फिज़िकल रिसोर्सेज जो हैं वो ना सिर्फ डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बल्कि हम उनमें अच्छी खासी ख़राबी लाकर अपने एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विच इज़ ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग। तो देखिए हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ कि वाइल्ड लाइफ है तो वो एक बहुत अच्छा आपके पास जो है वो रिसोर्स है। मैं बात करता हूँ आपके पास जो है वो वाटर एक्वेटिक बॉडीज हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास जो है वो आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे कोई सी है, वहाँ पे ओशियन है, वहाँ पे सपोज रिवर वगैरह है, तो ये अच्छा खासा आपके पास एक अच्छा रिसोर्स है फिशेस वगैरह का, सी फूड का। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये डेफिनेटली यहाँ पे हमें
डिस्कस करना होगा, कोई वाइल्ड लाइफ होगी, कोई फॉरेस्ट वगैरह होगा, कोई जंगल वगैरह होगा, ये चीज़ें आपके पास होंगी। अब अगर हम देखें ह्यूमंस एक्टिविटी को, क्योंकि डेफिनेटली जब भी हम रिसोर्सेज की ख़राबी और कमी की तरफ जाएंगे तो ह्यूमंस ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ह्यूमंस इधर आए तो इन्होंने शुरू कर दी ओवर हंटिंग। बेशुमार एनिमल्स को हंट किया गया जिन्हें हम कंसीडर करते हैं एज ए गेम्स एनिमल, यानी अपनी अम्यूज़मेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, या खेलने के मकसद के लिए या खाने के मकसद के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किल करते हो। उनकी जो है वो स्किन लेने के लिए, उनकी जो है वो हेड का पोर्शन लेने के लिए, अपने घरों में सजावट के तौर पे उनकी स्किन लगाने के लिए बेशुमार एनिमल्स का हम क्या करते हैं, हंट करते हैं। तो हमने ओवर हंटिंग करना शुरू कर दी। अब इस ओवर हंटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बेशुमार स्पीशीज वहाँ की एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई, एक्सटिंक्शन होना शुरू होगी। और साथ ही साथ दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि अगर वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रही तो वो इन डेंजर हो रही हैं, यानी दे आर वेरी क्लोज टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी हमारे यानी ह्यूमंस के वहाँ पे रोल की वजह से। और जब हम बात करते हैं वो तमाम इलाके विच आर वेरी क्लोज टू सी, सो एरियाज close to seas depends upon सी फूड। वो सी फूड पे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर, जो है वो मैक्सिमम वहाँ से वो फ़िशिंग जो है वो करेंगे, मछलियाँ निकालेंगे, ना सिर्फ उनको खाने के लिए यूज़ करेंगे बल्कि उनको इंपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से जब मैक्सिमम वहाँ से हम जो है वो फ़िश निकाल रहे हैं खाने के लिए या उसको इंपोर्ट करने के लिए, तो इनकी भी अच्छी खासी मिकदार में कमी आएगी और ये भी जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ या इंडेंजर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमने एक रिसोर्स को ना सिर्फ ख़राब किया बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लीट भी कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें हमारे पास एक और रिसोर्स, तो वो है हमारे पास यहाँ पर एक और जो प्रॉब्लम हमें देखने में आ रही है वो है डिफॉरेस्टेशन। अब बेसिकली हम ये क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन, और ये बेसिकली होता क्या है, ये है कटिंग डाउन द ट्रीज फ्रॉम एन एरिया। क्या वजह है, क्यों आपने उसे कट किया? हम चाह रहे थे कि वहाँ पे एक क्लियर हमें स्पेस मिल जाए, सो क्लियरेंस, एक स्पेस हमें मिल जाए, वुड फॉर फर्नीचर, वुड फॉर फ्यूल या फिर फॉर क्रॉपिंग। तो हम वो एरिया क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमें एक खुला मैदान चाहिए। वो खुला मैदान क्यों हो सकता है, हम वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें, कोई सोसाइटी डेवलप कर लें, रेजिडेंशियल एरिया बना लें, या हम क्या करेंगे कि वहाँ पे जो है वो उस लकड़ी को इस्तेमाल कर लें फर्नीचर के लिए, फ्यूल के लिए, या फिर हम वहाँ पे क्या करें, क्रॉपिंग शुरू कर दें। सो हम इन तमाम पर्पसेस के लिए हम डिफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि क्या किया जाए, एक नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट किया जाए। तो डेफिनेटली जब आप नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे होगी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और उसका सबसे बड़ा नुकसान स्पीशीज एक्सटिंक्शन होगी, और डेफिनेटली हमारे पास इससे नुकसान होगा रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। और जो दूसरा नुकसान होगा वो ये होगा स्फीयर चेंज
इन क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट में चेंज आएगा। तो ये था जी डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है जी ओवर पॉपुलेशन। सो बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती हुई आबादी हमारे पास बढ़ती हुई आबादी हमारे पास बहुत बड़ा एक मसला है। अब बढ़ती हुई आबादी से प्रॉब्लम क्या है, इंडिविजुअल्स जो हैं आर प्रोड्यूसिंग मोर offspring than environment can support। उतना environment सपोर्ट नहीं कर पा रहा जितने हम क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर देते हैं। जब ऑफस्प्रिंग ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो उससे मसाइल क्या पैदा होंगे, उससे मसाइल ये पैदा होंगे कि यहाँ पे हमें फेस करना होगा कंपटीशन। कंपटीशन होगा, नीड more space to live, more food to feed। अब अगर मैं बात करूं कि हम बात करते हैं यहाँ पे नीड more space to live and more food to feed, तो इसके लिए फिर क्या चेंजेस आएंगी? इसके लिए चेंजेस ये आएंगी कि हम क्लियर करेंगे अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट और हम कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लैंड इनटू आर्टिफिशियल लैंड, और हम नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट करेंगे। आर्टिफिशियल लैंड से क्या मुराद है? आर्टिफिशियल लैंड से ये मुराद है कि जहां फॉरेस्ट थे वहां पे हमने इंडस्ट्रीज बना दी, वहां हमने रेजिडेंशियल एरियाज बना दिए, वहां पे हमने क्रॉपिंग शुरू कर दी। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत नुकसान का सामना होगा। हमने क्रॉपिंग शुरू की ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है वो फूड दिया जाए। हमने वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ बना दिए ताकि ये जो बढ़ती हुई आबादी है उनको रहने की जगह दी जाए। हमने इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर दी ताकि यहाँ पे जो लोग बस रहे हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकें। लेकिन इससे प्रॉब्लम हमें ये फेस करना पड़ेगी कि हमने डिस्ट्रक्शन कर दी हैबिटेट की। उस फॉरेस्ट में जो आपने क्लियर किया, वो नेचुरल लैंड जो आपने ख़त्म की, वहाँ बेशुमार स्पीशीज़ का जो था रहना था, बेशुमार वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी, बेशुमार एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इंडेंजर हो जाएंगे, जिसकी वजह से फूड चेन में अच्छा खासा क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे तो ये फॉसल फ्यूल बर्न करेंगी। जब ये फॉसल फ्यूल बर्न करेंगी तो इसकी वजह से अच्छी खासी क्या पैदा होगी, पोल्यूशन पैदा होगी। तो हम एयर पोल्यूशन जो है वो काज करेंगे, हम वाटर पोल्यूशन काज करेंगे, हम नॉइस पोल्यूशन काज करेंगे। तो अच्छे खासे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड की शक्ल में है, चाहे वो हमारे पास वाटर की शक्ल में है, चाहे वो हमारे पास एयर की शक्ल में है, हम उनको क्या करना शुरू कर देंगे, ख़राब करना शुरू कर देंगे। और लगातार जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली उसने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ऑक्यूपाई करना है। तो लैंड सिर्फ और सिर्फ 29 to 30% एरिया है हमारे पास, तो वो भी विद द पैसेज
ऑफ टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है जी ओवर पॉपुलेशन से। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओवर यूज ऑफ वाटर। सो हम लोग वाटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कहां कहां, इरिगेशन में, और डोमेस्टिक यूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जबकि जितना वाटर हम यूज कर रहे हैं नॉट रिटर्न्ड टू द एनवायरमेंट, उतना वाटर जो है वो एनवायरमेंट को रिटर्न नहीं किया जा रहा, उतनी ज्यादा बारिशें नहीं हो रही, उतना वाटर जो है वो वापस नहीं आता जितना यूज़ हो जाता है। जब पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये होगा कि डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑफ वाटर। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स क्या हो जाएगा, कम। जब ये बहुत बड़ा रिसोर्स कम हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हमारे पास एक ये भी है कि नेचुरल वाटर साइकिल जो है वो भी क्या होगी, डिस्टर्ब, जिससे एनवायरनमेंट में बड़ा एक एक्सट्रीम चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू देयर वेदर। उनके एनवायरनमेंट में बहुत चेंज आएगा, मौसमों में बहुत तब्दीलियां होगी वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से। और हमारे पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारा डिपेंड है वो प्लांट्स के ऊपर है, उनमें रॉ मटेरियल ही वाटर है। तो वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से फूड जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगी। फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो प्लांट से ही शुरू होती है, तो फूड चेन जो है वो वहीं पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एमिट कर रहे हैं लगातार, जो इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। तो हम लगातार इंडस्ट्रीज से जो है वो वेस्ट निकाल निकाल कर वाटर बॉडीज के अंदर, समंदरों के अंदर, नदी नालों के अंदर फेंक रहे हैं, जिससे अच्छी खासी वहाँ पे क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। आखिरी जो हम रिसोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी फॉसल फ्यूल्स। सो द लास्ट वन इज फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स से मुराद हमारे पास ऑयल है, नेचुरल गैस है और कोल वगैरह। सो हम इसे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 95% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज़ फुलफिल्ड बाय फॉसल फ्यूल्स, ये फॉसल फ्यूल पूरा कर रहे हैं। अब ये फॉसल फ्यूल हमें हीट देते हैं और इस हीट को हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम, ताकि उससे क्या कर सकें, बिजली पैदा कर सकें। हम जो है वो इनको पावर स्टेशन चलाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार जो है वो हम यहाँ से इस एनर्जी को यूज़ करके डिफरेंट एनर्जी को बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लगातार इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमें बहुत जल्दी से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है वो तलाश करने होंगे, इनका इस्तेमाल मिनिमाइज़ करना होगा, कम से कम करना होगा, और ऐसी मशीन्स हमें जो है वो बनानी होगी जो इनको कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए क्या पैदा करें, एनर्जी पैदा करें। इसके साथ साथ इनको यूज़ करने से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो है वो CO2, SO2, NO2 पैदा करते हैं। जब ये गैसेस पैदा होती हैं तो ये एसिड रेन काज करती हैं। इसी से जो है वो पैदा हो सकती है ग्रीन हाउस इफेक्ट,
तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा और एसिड रेन होगी तो उससे भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छा खासा क्या होगा, नुकसान होगा। इसी के साथ साथ ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स हैं डिफरेंट केमिकल्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाइज बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में और बेशुमार जगहों पर इनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये इनएग्जॉस्टेबल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इनकी मिकदार भी हमारे पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो बहुत अनवाइजली यूज़ से बेहतर है हम इनको वाइजली यूज़ करें, और वो वाइजली यूज़ ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं वो तलाश करें या इनका इस्तेमाल कम से कम करें ताकि पोल्यूशन से भी बचा जा सके और इनसे जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट हम ले रहे हैं उसको भी प्रोलॉन्ग किया जा सके। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हम इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस देखें विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पास पेपर्स के अंदर ये पूछा जा चुका है, दोबारा इसके पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अवेलेबल है। सो चुनाचा आप कोशिश कीजिए इसको एज ए लॉन्ग अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। लॉन्ग के तौर पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।